नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के महानगरों से बाहर जो सवाल और सरोकार हैं वो भारत की नब्ज हैं। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज की कवर स्टोरी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना क्या वाकई पहुंच रही है जमीन पर और क्यों बूंदी की 7 बुजुर्ग महिलाएं लगा रही हैं पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक दुनिया की हलचल हमारी पॉलिटिकल डायरी में। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले आज कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश के खिलाफ है और संसद में इसका समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वो कांग्रेस की घोषणा का स्वागत करते हैं और अरविंद केजरीवाल विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। उधर कल बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 24 विपक्षी दल शामिल होंगे। इससे पहले पटना में हुई विपक्ष की बैठक में 15 दल शामिल हुए थे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत तमाम बड़े विपक्षी नेता शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा होगी। उधर बीजेपी भी एनडीए की बैठक के जरिए अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले होने वाली इस बैठक का मकसद ये दिखाना है कि पीएम के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर संख्या बल की बात करें तो विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में 24 दल शामिल होंगे, वहीं एनडीए की बैठक में करीब 30 दल जुटने वाले हैं। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी फिर से एनडीए में शामिल हो गई है। पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। अखिलेश यादव के लिए लगातार दूसरा झटका है। इससे पहले विधायक दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार आज अपने चाचा शरद पवार से मिले। इस दौरान अजित पवार गुट के सारे मंत्री भी साथ थे। शरद पवार समर्थक नेता भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। अजित गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुलाकात के सियासी मायने नहीं लगाने चाहिए, हम लोग शरद पवार से आशीर्वाद लेने आए थे। और मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए शिवराज सिंह सरकार लाडली बहना योजना का ऐलान कर चुकी है। चुनावी साल में इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी वजह से विपक्षी कांग्रेस भी बेचैन है। राजनीतिक दांवपेच तो वोट डालने के आखिरी दिन तक चलते जाएंगे। आज हमारी रिपोर्ट इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई जमीन पर लाडली बहना योजना का फायदा पहुंचा है या फिर ये एक और हवाई वादा है। 100 दिन में पूरी 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा बहनें मध्य प्रदेश में लाडली बहना परिवार से जुड़ती गईं। जो परिवार तो संभालती ही थीं, अब अपने घर के लिए छोटा मोटा बाजार भी देख सकती हैं। ये सिर्फ है ना 1000 रुपया नहीं है, ये हम पर शिवराज भैया का भरोसा है और हम सब 1000 रुपये से खुश हैं। सरकार को कुल 1 करोड़ 25 लाख 33,145 आवेदन मिले। 2,03,042 पर एतराज हुआ। जांच के बाद 1 करोड़ 25 लाख 5,947 पात्र हितग्राही मिले, जिनके खाते में लगभग 99% सफलता के साथ 1000 रुपये पहले महीने में ट्रांसफर हो गए। हालांकि सरकार कहती है रकम और बढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा और मेरा मिशन तब पूरा होगा जब बहनों के खाते में 3000 रुपया डालूंगा। लेकिन ये हुआ कैसे? लाडली बहना के फॉर्म भरने के लिए कतार लगती थी। बगैर किसी तामझाम के चंद मिनटों में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वो भी एक मोबाइल या एक वेबसाइट के जरिए। जवाब ढूंढा था इन 40-50 लोगों की टीम ने, जिन्होंने रिकॉर्ड 100 दिनों में ही इस पहाड़ को अपनी मेहनत और कुशाग्रता से फतह कर लिया। साथ दिया जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल ने। समग्र EKYC से सारा डेटा सिटीजन का फैच हो जाता था।
जहाँ भी एप्लीकेशन होता था, और हम लोगों ने महिला के फ़ोटोग्राफ्स भी ली थी। और टेक्निकली हम लोगों ने पूरा सोल्यूशन को क्लाउड पे स्केलेबल बनाया था कि जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ेगा या बहुत सारे यूज़र सिस्टम को यूज़ करेंगे तो स्केलेबल होगा। सो हम लोगों ने पूरा सिस्टम डिज़ाइन, इसके स्केलेबिलिटी और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसको लेकर किया। एंड वी ऑल्सो यूज ऑल द मीडियम्स। व्हाट्सएप को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया कि लोग अपना OTP भी व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते थे। और इनफैक्ट लोगों को उनका फॉर्म भरने के बाद अगर उन्होंने व्हाट्सएप ऑप्ट इन किया है तो वो भी उनको हम भेजते थे। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 7,000 से ज़्यादा वार्ड हैं। कभी ऐसा भी होता था कि लाडली बहना के ऐप पर 50,000 से ज़्यादा यूजर्स की जानकारी भरी जा रही होती थी। सब कुछ इन्हीं 40-50 लोगों की टीम संभाल रही थी। लगभग हमने 16 से 20 घंटे काम किया है जब हमारा पीक टाइम था सर्विस का। और इसमें जो है रिक्वायरमेंट चेंज होना और महिलाओं को कैसे जागरूक करना है, इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन महिलाएं पात्र हैं, ये सब जानकारी उनको प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मेन टास्क था। जब से ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट का आया था तब से हमारी टीम लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। इसके बीच में जितने भी फेस्टिवल आए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग ने इग्नोर करी। इवन सैटरडे संडे हुआ, कोई भी त्यौहार आता था, छुट्टियां नहीं होती थी। डायरेक्ट हमने लगातार इस पे हमें पूरी टीम ने काम किया है। अगर कोई बीमार है तो उसको भी हमने थोड़ा कोशिश करी है कि वो काम करे मगर थोड़ा कम उस पर काम करे, उसमें कोई अल्टरनेटिव काम करे। तो ये भी चीज़ें हमने मैनेज करने की कोशिश की है। लाडली बहना से जो सिस्टम बना है उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पैसा जो लाभार्थी महिला है उसके खाते में गया, पति या पिता के पास नहीं। उनकी वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ी, खुद का बैंक खाता खोला गया जो आधार से जुड़ा हुआ था। कि महिला ने अगर एक बार अपनी समग्र में KYC करा लिया है या किसी भी सिटीजन ने करा लिया है समग्र में और उसका बैंक खाता आधार से लिंक है, तो आप कहीं भी उसके आवेदन के लिए समग्र में अगर आप समग्र से आवेदन करते हैं KYC से तो उसकी सारी जानकारी सीधे पॉपुलेट हो जाएगी। और उससे आप स्कीम का जो रोल आउट टाइम है और जो क्वालिटी ऑफ डेटा है आप उसको इफेक्टिव कर सकते हैं और आधार बेस्ड पेमेंट को आप फंडामेंटल बैकबोन बना सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में योजना सियासी है लेकिन इसकी जरूरत भी है, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक राज्य में 23% से ज़्यादा महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम के स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में अनीमिया का स्तर 54.7% है। ग्रामीण इलाके में श्रम बल में 57.7% भागीदारी पुरुषों की है, वहीं महिलाओं की सिर्फ 23.3%। शहरी इलाके में 55.9% पुरुष रोजी कमाते हैं जबकि सिर्फ 13.6% महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। बात सियासी वायदों और 1000 रुपए से कहीं ज्यादा की है। आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि श्रम में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से बेहद कम है। ऐसे में वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से कम उनके पोषण, स्वास्थ्य और स्वावलंबन में एक छोटा कदम जरूर बढ़ता है, खास करके तब जब उसे तकनीक का साथ मिल जाए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। चुनावी साल है, कांग्रेस ने बिना कोई देरी के नारी सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है, जिसमें वादा किया गया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऐलान के बाद भी कहना पड़ा कि वो रकम 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर देंगे। उधर राजस्थान के बूंदी की 7 बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस थाने और अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कसूर ये है कि 1971 में यानी कि 53 साल पहले इनके खिलाफ जंगल से लकड़ी काटने का आरोप लगा और मामला दर्ज किया गया। पुलिस अचानक अब हरकत में आई है। इन 7 बुजुर्ग महिलाओं को राजस्थान बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इनकी कांपती हुई याददाश्त में शायद ये दर्ज भी नहीं हो पा रहा होगा कि इन्होंने क्या जुर्म किया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये 53 साल पुराना मामला है, 1971 का। तब इन महिलाओं ने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटी थी। हम हमारे घर खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाते थे।
हमें नहीं पता था कि आज हमें पुलिस पकड़कर ले जाएगी, क्योंकि लकड़ी काटने के दौरान वन विभाग के अधिकारी हमारा रजिस्टर में नाम लिख लेते थे और हम वहां से चले जाते थे। ये महिलाएं हिंडोली वन क्षेत्र की हैं। जब युवा थीं, तब कभी जंगल जाकर लकड़ी काटती थीं। ये बहुत आम चलन था। लेकिन अपने इन मुजरिमों की तलाश में पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई। इन सब की शादी हो चुकी थी, इसलिए इनकी ससुराल से खोज कर लाया गया। 1971 में हिंडोली पुलिस ने 12 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। 53 साल में पुलिस ये जांच पूरी कर सकी। इस बीच 3 महिलाओं की मौत हो गई। 7 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक 2 अब भी फरार हैं। अदालत ने इन सबको 500-500 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस अपनी इस कार्यवाही के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। ये 53 साल पुराना कोई वन विभाग का प्रकरण। 53 साल से फरार चल रही 7 महिला स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने 500-500 के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि ये 500 रुपए भी इन महिलाओं पर भारी पड़ रहे हैं। ये गरीब घरों की महिलाएं हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब तमाम तरह के बिचौलिए और वन माफिया सरकार और वन प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा जंगल काट कर ले जाते हैं, तब इन्हीं गरीब महिलाओं पर पुलिस की नजर क्यों पड़ी? ये इंसाफ और उसकी समझ दोनों का तकलीफदेह मजाक है। बूंदी राजस्थान से सलीम अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट बता रही है कि 2017 से 2023 के बीच राजस्थान में 17,87,000 से ज्यादा एफआईआर हुए और करीब 104 दिनों में एक एफआईआर के निपटारे का औसत रहा है, यानी डिस्पोजल रेट करीब 94%। ऐसे में अगर बूंदी का मामला देखें तो 1971 का मामला अगर 2023 में राज्य पुलिस निपटा रही है तो एनसीआरबी को निपटारे से जुड़े आंकड़े में थोड़ा बदलाव करना हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में आगे है टमाटर से जुड़ी कहानियां। आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश भर में पिछले 2-3 दिनों से टमाटर की कीमतों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन टमाटर ने इससे पहले परिवारों में झगड़े करवा दिए, दुकानदारों का नुकसान करा दिया तो कुछ किसानों का फायदा भी। टमाटर ने इस किसान दंपत्ति को देखते देखते करोड़पति बना दिया। पुणे की जुन्नर तहसील के किसान दंपति ने अप्रैल में 12 एकड़ में टमाटर की फसल लगाई। उनकी फसल अच्छी हुई और देश में टमाटरों की कमी पड़ गई। ये अब तक 15,000 क्रेट टमाटर बेचकर 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमा चुके हैं। 6 से 7 हजार क्रेट टमाटर अब भी इनके खेतों में बचा है। लेकिन महंगे टमाटर ने आम आदमी का बजट ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि रिश्तों में भी दरार डाल दी। बोल आगे से गलती नहीं करूंगा। मैं आगे सब गलती न करूंगा, गलती करूंगा तो मेरे को अंदर डर। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला ने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पति ने खाना बनाने में 2 टमाटरों का इस्तेमाल कर लिया। 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे के बस में ये निकल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। अंडा बना रहे, अंडे में डाल रहे। मैंने बोला मत डालिए अंडे में जरूरत नहीं पड़ती है टमाटर की। हो गया, अब नहीं मानते हैं तो। पुलिस की समझाइश के बाद पत्नी अब पति के पास इस शर्त पर वापस लौट आई हैं कि पति अब कभी टमाटर इस्तेमाल नहीं करेगा। महंगे टमाटर से आम लोग तो मुंह फेर ही रहे हैं, दुकानदारों का भी बुरा हाल है। 3000 की क्रेट मिल रही सर, और टमाटर उसके अंदर नहीं 5 किलो खराब निकल रहा है। टमाटर 1.5 किलो कच्चा। एक तो वो टमाटर महंगे दाम पर खरीद रहे हैं और दूसरे बारिश की वजह से वो जल्दी खराब भी हो जा रहे हैं। एक आपने ग्राहकों के नज़रिए से देखा होगा और ये एक दुकानदार के नज़रिए से देखिए कि बरसात में उनको भी मंडी से सब्जियां एक तो महंगी मिल रही हैं
और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि बहुत सारी सब्जियां सड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो आज हमारा भारत में इतना ही, लेकिन हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ज़रूर देखें हमारा कार्यक्रम। आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लगी ये भी हमें बताइए। हमारी ये सारी रिपोर्ट्स आप NDTV इंडिया के सभी डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।